हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स कर रहे थे हम। तो अब हम इसकी जो FW टेलर के द्वारा दी गई तकनीक हैं, जो टेक्निक्स हैं वो कर लेते हैं। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसकी पहली तकनीक है फंक्शनल फोरमैनशिप, क्रियात्मक फोरमैनशिप। इसमें क्या होता है, काम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। कोई भी काम हो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अगर 4 हिस्से 5 हिस्से बना दो। जैसे एक बार एग्जांपल दिया था मैंने चेयर का, कोई फिट बनाना जानता है फर्नीचर का, फिट बनाना फिट वाले को दे दो, पॉलिश वाला पॉलिश वाले को दे दो, और बैग बनाने वाला बैग को दे दो। ऐसे ही स्पेशलिस्ट को काम को उसके जानकार मीन्स उसके स्पेशलिस्ट को दे देना। इसमें क्या होता है, जो फैक्ट्री मैनेजर होता है, पहले एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक फैक्ट्री वर्ड आया है, मेरे को ध्यान में आ गया आज। फैक्ट्री वर्ड आया ही क्यों, फैक्ट्री जो आर्ट से ये 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास की बातें हैं। जो अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करते थे, बंगाल साइड ज़्यादा होता था उनका व्यापार। उनके लोगों को ना, जो यहाँ पे व्यापार करते थे अंग्रेज लोग, उनको ना फैक्टर कहा जाता था, उन व्यापारियों को। वो यहाँ पर क्या करते थे, व्यापार। तो फैक्टर से ही वर्ड क्या बना है, फैक्ट्री। ध्यान रखना, क्योंकि हम अंग्रेजों को उस टाइम फैक्टर क्या बोलते थे, क्योंकि वो व्यापार के ही उद्देश्य से यहाँ पे आए थे। तो इसमें इस फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या हुआ, फैक्ट्री मैनेजर के कामों को 2 भागों में बांट लिया, एक प्लानिंग ऑफिसर और एक इसमें प्रोडक्शन ऑफिसर। और इस आपने एक ट्रिक के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है इसको, डर्टी सर्जी, ठीक है। तो इसमें वाई साइलेंट है, वाई मैंने इसलिए थोड़ा ब्लैक कर दिया। वाई का मतलब ये है कि इसमें वाई का कोई वर्ड नहीं है, मतलब इसको आपने वैसे याद रखना है ताकि आपको ये याद रह जाए। डी से डिसिप्लिन, आई से इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, आर से रूट क्लर्क, और ये टी से क्या आ गया, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। एस से स्पीड बॉस, आई से इंस्पेक्टर, आर से रिपेयर बॉस, जी से गैंग बॉस, डर्टी सर्जी। वाई में कुछ नहीं है, वाई साइलेंट है। डिसिप्लिन, डी, इसका काम क्या होता है, देखो इसमें ना ये काम ये इसलिए होता है ताकि आपका काम अच्छे ढंग से हो पाए। तो एक प्लानिंग ऑफिसर और एक प्रोडक्शन ऑफिसर। इसमें क्या होता है, डिसिप्लिन ऑफिसर क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि जो भी सिस्टम बनाया हुआ है उसमें क्या रहे, डिसिप्लिन रहे, वो सिस्टम से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस और नो। इसे शॉर्टकट में मैंने वो करा है कि वो काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका यही काम होता है, यही चेक करना। अब क्या आ गया, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका काम ये होता है कि हम इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क में ना क्या होता है कि आपको, जैसे आप मोबाइल लेके आते हो, मोबाइल के साथ ना एक इंस्ट्रक्शन कार्ड से आते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि फ़ोन में मेन्यू में जाके ये ऑप्शन कहाँ होता है। हाँ, आजकल हम देखते नहीं है, आजकल एडवांस हो चुके हैं बहुत। पहले क्या होता था कि कोई भी चीज़ अगर न्यू फ़ोन आता था, इसके अंदर रिंगटोन कहाँ मिलेगी, तो कहाँ उसी में रूट क्लर्क में देखते थे, वही सॉरी इंस्ट्रक्शन कार्ड में देखते थे। रूट क्लर्क मुंह से निकल गया, इंस्ट्रक्शन कार्ड में देखते थे कि इसका मेथड क्या है, वो चीज़ निकलेगी कैसे। तो हर चीज़ मेथड लिखा होता है, इसको यूज़ करने की विधि क्या है, इस मशीन को, इसको आप चालू कैसे करोगे, बंद कैसे करोगे, सारे चीज़ इसके अंदर लिखा। आजकल तो यूट्यूब हो गया, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क में ये चीज़ें होती थी। नेक्स्ट क्या आ गया, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क में क्या होता है, जो भी आपने कार्य किया उसका क्रम, उसका मार्ग, उस कहाँ से होके जाएगा, ठीक है, कि एक दिन में हमने कितना काम करना है, आज का क्या क्या काम करना है, ये भी रूट क्लर्क में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, टाइम एंड कॉस्ट। टाइम एंड कॉस्ट का मतलब है कि आप काम कब शुरू करोगे और कब क्या करोगे, खत्म, ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है, कब शुरू हो कब खत्म करना है। और कॉस्ट वर्डिंग भी आ जाती है, तो एक प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो उस पर कितनी कॉस्ट आनी चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्शन ऑफिसर। यहाँ पे ऐसे क्या होता है, स्पीड बॉस्ट। ये देखता है कि जो भी हमने स्पीड डिसाइड की थी कि एक दिन में इतना हो जाना चाहिए, 2 दिन में इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, 3 में इतना, तो वो उस स्पीड से हो रहा है या नहीं, यस और नो। इसका यही काम होता है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का क्या होता है, एक प्रोडक्ट की किस्म की जांच करता है कि अगर बाय हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा होता है कि वस्तु की इस रंग का, इस रूप का, इस वेट का, इस क्वालिटी का, इस क्वांटिटी का होना चाहिए, और जो बना है
दोनों की जांच करता है, वो दोनों की क्या करता है, इंस्पेक्टर का काम ही क्या होता है, इंस्पेक्टर को वैसे जांच करता बोलते हैं, यही काम होता है। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस का ये काम होता है कि बार बार मशीन को देखना कि मशीन जिस ढंग से चलनी चाहिए वो ढंग से चल रही है, और सारे औजार जो मशीन को ठीक करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो भी काम करने के, वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं करना, उनको चेक करने का काम किसका होता है, रिपेयर बॉस का। नेक्स्ट क्या आ गया, गैंग बॉस। गैंग बॉस में क्या होता है, इसमें टोली बना दी जाती है, एक टोली का मतलब गैंग बना दी जाती है, उसका एक कौन बना दिया जाता है, उसका नायक, गैंग बॉस, उसका क्या बना दिया जाता है, गैंग का बॉस बना दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, मशीन और श्रमिक जिस ढंग से उत्पादन करना चाहिए उस ढंग से उत्पादन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर उनके बीच में कोई उनको किसी चीज़ की जरूरत पड़ रही है, वो उनको अवेलेबल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसका यही काम होता है। ठीक है, तो आप इससे याद रख लेना डर्टी सर्जी। थैंक यू। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तकनीक में हम सेकंड करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी और क्या गया, मोशन स्टडी। पहले आ गया स्टैंडर्डाइज। पहले स्टैंडर्डाइज क्या होता है, स्टैंडर्डाइज में होता है हम हर प्रोडक्ट की, हम पहले पढ़ा था हमने जब हमने कंट्रोलिंग पढ़ा था थोड़ा सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, स्टैंडर्डाइज में ना हर प्रोडक्ट की ना क्वालिटी डिसाइड कर दी जाती है, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, इस वेट में होना चाहिए, इस रंग का होना चाहिए, इस रूप का होना चाहिए, क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ डिसाइड कर दी जाती है, वो चीज़ होती है स्टैंडर्डाइज। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की नहीं, यहाँ पे किसकी बात है, काम की। काम का स्टैंडर्डाइज करना होता है, क्रियाओं का प्रमाणीकरण कर दिया जाता है हर वर्कर को। इसमें क्या होता है, पर डे काम का एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपने इतना काम करना है, से काम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज, और उससे ये भी उम्मीद की जाती है कि वो उतना ही काम करे जितना उनको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ माल की औजार की मशीन को भी स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि आप इतना माल यूज करोगे, इस क्वालिटी का होना चाहिए, इस क्वांटिटी का होना चाहिए, वही बात फिर आ गई होती है स्टैंडर्डाइज ऑफ वर्क। अब हो गया सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन होता है हर चीज को सिंपल कर देना। सिंपल कर देना का मतलब ये होता है कि उसकी टाइप, क्वालिटी, साइज को थोड़ा सिंपल रखना। इसका एक एग्जांपल है कि जैसे शूज कंपनी होती है, अगर शूज कंपनी एक तो साइज क्या होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे होते हैं, सिंपल है ये साइज। अगर इसकी बजाय साइज ऐसे होते हैं 2.25, 2.5, 2.75 ऐसे साइज होते, मान के चलो 2.25, 2.50, 2.75, 3, फिर वही। तो अगर देखा जाए, अगर इस साइज के शूज होते तो उतना एक आपको मालूम हो कि एक शूज एक ही साइज बनाने के लिए अलग मशीन होती है, तो कितनी मशीनें चाहिए पड़े, बहुत ज़्यादा मशीन चाहिए होगी, तो इतनी मशीन तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो इसमें क्या रखा गया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है, सिंप्लीफिकेशन रखी है। क्या रखी है, सिंप्लीफिकेशन। हर चीज़ को है। शूज एक पेपर वाली कंपनी, इसका एक एग्जाम्पल भी, एक पेपर वाली कंपनी 2000 टाइप के पेपर बनाती थी यूएसए में, तो उसने सिंप्लीफिकेशन क्या किया कि देखना इतनी 2000 मशीनें, 2000 टाइप की अगर पेपर बनाने तो 2000 मशीनें चाहिए होंगी, ठीक है, तो उसने 200 टाइप कर लिए। तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन करना, ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट एक तकनीक है ये, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वही चीज़ है, कॉस्ट कम आए और प्रोडक्शन क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी का प्रोडक्ट बने, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट कहती है। अब आ गया मेथड स्टडी। मेथड में क्या होता है, मेथड होता है किसी भी चीज़ का तरीका। इसमें क्या किया, सबसे बेस्ट तरीका ढूंढ की पहचान की जाती है। वो पहचान कैसे होगी, रिसर्च की जाती है। क्या की जाती है, रिसर्च। और रिसर्च की ही क्यों जाती है, ताकि कॉस्ट कम आए, क्वालिटी क्या हो ज़्यादा, और क्योंकि जब बेस्ट मेथड हमें मिलेगा, कोई बहुत बढ़िया तरीका मिल गया, हमें 10 तरीके थे और वो सबसे बढ़िया तरीका मिल गया, सबसे बढ़िया तरीका क्यों की जाती है, रिसर्च, ताकि बेस्ट मेथड मिल जाए। और बेस्ट मेथड से क्या हो गया, कॉस्ट कम आएगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी और कस्टमर की क्या रहेगी, सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्या आ गया, मोशन स्टडी। मोशन होती है गति। क्या होती है, गति। गति में क्या होता है, गति में इसका मतलब होता है कि काम में ना गति होनी चाहिए। ये नहीं कि काम थोड़ा ढीला चल रहा है, हम काम तो सौंप के चले गए, वो अननेसेसरी एक्टिविटी कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे कि मान के चलो हम, कोई मिस्त्री होता है घर में कंस्ट्रक्शन का काम करो, तो वो ईंट को ऐसे घुमा घुमा के 10-12 बार घुमा घुमा के देखता है, फिर लगाता है, फिर उसको उठाता है, फिर उसकी कटिंग करता है, फिर लगाता है। ये चीज़ें क्या, ये मान के चलो अगर 20 बार एक्टिविटी ऐसी कर रहा है, अननेसेसरी है,
तो उसको 20 से 5-7 पे ले आओ, 5-7 है तो उसको 1-2 पे ले आओ। इससे क्या होती है, गति बढ़ती है। क्या बढ़ती है, एक तरीका है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट हम 3-4 और रहते हैं वो और करेंगे। थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा है 5th साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो तकनीक है उसमें है 5th टाइम स्टडी। ध्यान रखना, टाइम स्टडी में हम हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने की बात मैंने बताया था। स्टैंडर्डाइज होता है काम को भी, लास्ट पढ़ा था हमने स्टैंडर्डाइज ऑफ वर्क जो भी था। अब इसमें स्टैंडर्डाइज ऑफ वर्क की जगह क्या है, स्टैंडर्डाइज ऑफ टाइम। इसमें टाइम लिमिट कर दी जाती है कि आपने इतने टाइम में ये काम करना है। स्टैंडर्डाइज एक टाइम की प्रोडक्ट की होती है, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ डिसाइड करना। कार्य में क्या था, एक व्यक्ति को एक दिन का काम दिया जाता है, काम की लिमिट हो गई, इतना काम करना है, टाइम के अंदर आप उसको टाइम का स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो क्या हुआ, ध्यान रखना, सारी स्टडी ना F.W. टेलर ने की थी। वो बहुत बारीकी से देखते थे बच्चे, हर एक चीज को बहुत बारीकी से। तो स्टॉप वॉच का यूज भी इसी में किया जाता है। इस स्टैंडर्डाइज ऑफ टाइम हुआ कैसे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, एक काम को अनेक ढंग से किया गया, बहुत बार किया गया, एक्सपेरिमेंट करते गए। जब हमने सबकी एवरेज निकाल ली, उस एवरेज को ही के अकॉर्डिंग ही क्या कर दिया गया, टाइम बांध दिया गया कि आफ्टर द मैनी एक्सपेरिमेंट ऑफ टाइम देन उसकी क्या निकाली गई, एवरेज। वो एवरेज को ही एक वो बना दिया गया कि आपकी ये क्या है, लिमिट है। तो उस लिमिट को क्या बोल दिया, स्टैंडर्डाइज ऑफ टाइम। अब आ गया फैटिग स्टडी। इसके अंदर थकान अध्ययन। उनका मानना था, मैं पहले अभी बोला मैंने कि F.W. टेलर हर चीज़ को बारीकी से देखा, उसने हर चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से मेजर किया है कि हर कर्मचारी को ना काम करने के बाद कुछ एक टाइम के बाद थकावट हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे वो ये नहीं है कि कुछ अगर मजदूर है तो उसको थोड़ा जल्दी हो जाती होगी, कोई मेंटली वर्क है थोड़ा लेट होता होगा, लेकिन ये है कि हर व्यक्ति अपने काम के अनुसार कभी ना कभी थोड़े एक टाइम के गैप के बाद वो क्या हो जाता है, थक ही जाता है। अगर उसको टाइम ना मिले थकावट दूर करने का, बैठने का, रेस्ट ना मिले थोड़ी देर जो भी है, तो उससे ना प्रोडक्ट की ना क्वालिटी डाउन जाएगी, वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो उसने एक फटीग स्टडी में यही किया, उसने क्या किया, थकान अध्ययन किया कि देखें कि हर कर्मचारी कितने टाइम के बाद क्या जाता है, थक जाता है, थकावट कितनी देर बाद हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये इसमें हम ध्यान रखना, आप उसके रेस्ट दिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग कितनी देर का गैप हो कि अगर लगातार 2 घंटे काम करने के बाद थक जाता है तो उसको 15 मिनट 10 मिनट अकॉर्डिंग टू देयर वर्क उसको थोड़ा क्या दे दिया जाए, गैप। और वो गैप भी कितनी बार दिया जाए ये भी डिसाइड करना। ठीक है, अगर एम्प्लॉय थक जाएंगे तो काम में क्या आएगी, क्वालिटी, तो उसको रेस्ट दे देना चाहिए। नेक्स्ट क्या आ गया, डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। ध्यान रखना है, वेजेस सिस्टम में क्या आ गया, मजदूरी वाली बात आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि वेजेस ना टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए कभी भी, कि किसी ने 6 घंटे काम किया तो लो भाई पूरा आपका 1 दिन का बनता है। अकॉर्डिंग टू वर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वर्क होना चाहिए। इसमें क्या रखा गया कि हर व्यक्ति को, हर एम्प्लॉय को 1 दिन में 1 यूनिट टारगेट दे दी जाती है कि आप 20 यूनिट बनाएं। ठीक है, और ये भी रखा गया कि अगर आप इस टारगेट को पूरा कर दोगे, हाई रेट आपको क्या मिलेगा, हाई रेट पे पर यूनिट के 5 रुपये मिलेंगे अगर आप 20 कर देते हो। अगर 20 से कम हुए तो आपको 4 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी ने 21 बनाए तो 21 पंजे के हिसाब से कितना रुपये मिलेंगे उसको, 105 रुपये। अगर किसी ने 18 बनाए, लेकिन मैं उसने बोला था कि 5 रुपये तब मिलेंगे पर यूनिट की जगह 20, तो 18, तो कितने मिले उसको 72। देखो कितना गैप हो गया, सिर्फ 2 यूनिट या 3 यूनिट की वजह से। तो ये क्या करेगा, ये एम्प्लॉय जो भी होगा मोटिवेट होगा 3 बनाने के लिए, क्योंकि वो 18 में सोचेगा अगर मैं सिर्फ 2 ही और बना दूं तो मेरे को 5 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इससे वो काम के अकॉर्डिंग, तो एक जितना ज़्यादा काम उतनी ही ज़्यादा उसको क्या मिलेगा, तो वेजेस मिलेगी। तो डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम ये होता है। नेक्स्ट होता है मेंटल रेवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति ये कहती है कि ओनर और एम्प्लॉयज आपस में दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट रहता है। वो चाहता है, ओनर सोचता है कि एम्प्लॉयज की सैलरी कम हो, प्रॉफिट हमें ज़्यादा बच जाए,
और वर्कर ये सोचते हैं कि हमें ज़्यादा मिले, उनके पास ज़्यादा कम पैसा पहुँचे। तो मेंटल रेवोल्यूशन कहते हैं कि दोनों के बीच मानसिक क्रांति लेके आए, उनके बीच ऐसी वो होना चाहिए, समझ अच्छी हो कि आप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की बजाय लाभ के बंटवारे के बारे में मत सोचो कि मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए। आपको किसके बारे में सोचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो उसके बारे में सोचना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क की बजाय, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की बजाय क्या है, मैक्सिमाइज ऑफ प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। तो ये आपकी थी सारी टेक्निक्स थी नो की नो। अब हम इसके फीचर्स वगैरह पढ़ते हैं। थैंक यू।